हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसमें ज़्यादातर प्रश्न आपके कथन और कारण से रिलेटेड होंगे। कथन और कारण को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसकी जो महत्वपूर्ण विधियाँ हैं, किस हिसाब से हम लोग कथन और कारण को सॉल्व करते हैं, इसको भी आप लोग यहाँ से देखिए। क्योंकि जो पिछला आपका यूजीसी का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे ज़्यादातर जो प्रश्न आपके पूछे गए थे कथन और कारण को बेस करके ही पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित पारिस्थितिक वर्गीकरण पर विचार कीजिए। ये जो प्रश्न है ये आपका यूपीएससी में पूछा गया था और यहाँ पे जो भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए और बहुत ही स्तर के प्रश्न हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। साथ ही साथ एक न्यूज़ आपको ये दे दिया जाए कि यहाँ पे जो भी अब तक आप लोगों ने पढ़ा, पिछले कई दिनों से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे और कोविड का भी प्रकोप आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और वहाँ पे जो बैचेज चल रहे हैं, यदि उन बैचेज में आप शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर पढ़ाई आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं घर पे बैठ के ही, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ टीईटी, पीजीटी, जीआईसी और नेट के बैचेज चल रहे हैं। प्रैक्टिस सेट भी है, अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक, व्हाट्सअप करिएगा तो सारा डिटेल भेज दिया जाएगा। प्रश्न यहाँ पे देखिए पहला कि पारिस्थितिक वर्गीकरण पर विचार कीजिए। दिया है कि इन पारिस्थितिक वर्गीकरणों की धवलता परिणाम का घटता क्रम। धवलता परिणाम का तात्पर्य यहाँ पे एल्बिडो से होता है। ठीक, धवलता यानी उनकी चमक। तो धवलता परिणाम या किसी भी वस्तु की चमक कैसे निर्धारित किया जाएगा कि जितना वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करें। बहुत चमकीला या हीरा हो गया या आप सोना देख ले, शीशा ही ले लीजिए, एक तरफ आप इसे कलर कर दीजिए तो दूसरी तरफ ये पूरा फुल जो है रिफ्लेक्शन देगा। तो यही यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि धवलता परिणाम का क्रम कौन सा है और क्रम कौन सा, घटता क्रम, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। राइट, तो यहाँ पे देखिए टैगा है, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है और टुंडा प्रदेश है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा चारों में सर्वाधिक जो एल्बिडो होगा वह किसका होगा, तो इसमें जो मैक्सिमम एल्बिडो है नंबर 1 पे टुंड्रा है। टुंड्रा के बाद आ जाता है टैगा प्रदेश का एल्बिडो और उसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का एल्बिडो। ठीक, और उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन है। तो इसमें जो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, इसका एल्बिडो उष्णकटिबंधीय सदापर्णी यानी सदाबहार वनों से ज़्यादा होता है। ठीक, उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं, सदाबहार हमेशा हरे भरे होते हैं तो उतना ज़्यादा ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि ये उतना ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पौधों की जो प्रकृति है ये अलग दोनों से पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बन रहा है तो टुंड्रा नंबर 1 पे, टैगा नंबर 2 पे, उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और सदापर्णी। देखिए दो ऑप्शन सेम जैसे बनाया ना, तो यहाँ पे आपको समझना है। अब यहाँ पे यदि आप एक ये दोनों 1 4 क्लियर कर लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन 2 और 3 में हो। क्लियर हुआ, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दोनों गोलार्धों के 60 से लेकर 65 अक्षांशों में उच्च दाब के बजाय निम्न दाब पेटिका होती है। निम्न दाब क्षेत्र कथन ये दिया है, कारण दे रहा है कि निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं, तो ये बात सत्य है। अब यहाँ पे देखिए कि कथन पहले देख लीजिए, दोनों गोलार्धों के 60 से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब के बजाय निम्न दाब होता है, ये आप भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए बेल्ट हम बना दे रहे हैं यहाँ से, ये आपका क्या है, ट्रेड विंड्स है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर हाई हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और दूसरे में आ जाते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है, प्रेशर हाई हो जाएगा, यानी HP यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे LP रहेगा और TP रहेगा।
उसके बाद ये जो 60 ऊपर वाली बेल्ट है ये कौन सी हो जाएगी, ट्रेड विंड, ये आपका वेस्टर्लीज हो जाएगी, ये पोलर विंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप 60 से 90 के आसपास यानी 60 से 65 दिया है, तो यहाँ पे उच्च दाब के बजाय क्या होता है, निम्न दाब देखने को मिलता है। यानी उपध्रुवी निम्न दाब वाला क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 60 से लेके 65 डिग्री अक्षांशों तक पाया जाता है। समझ में आई बात? 60 से लेके 65 तक उपध्रुवी क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी क्षेत्र में निम्न दाब रहता है क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ पे जो धरातली पवनें हैं ये ऊपर की ओर फैल जाती हैं। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मान लीजिए विषुवत रेखा हो गई, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा क्यों, और यहाँ पे आपका यहाँ पे लो प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर है। यहाँ पे हाई प्रेशर होगा क्योंकि यहाँ पे हवाओं का क्या हो रहा है, आरोहण होता है, यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं तो लो प्रेशर हो जाएगा, तो हाई प्रेशर की ओर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी। और यहाँ पे आपका 60 से 65 के बीच भी आपका क्या होता है, निम्न दाब होता है उच्च दाब की जगह। और ये निम्न दाब क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हवाएं हैं ये ऊपर की ओर उड़ते हुए फैल जाती हैं। ठीक, तो इसलिए ये कथन आपका क्या है, सत्य है। आपने देखा भी, निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं। तो भूमि पर भी निम्न दाब क्षेत्र स्थायी पाया जाता है, केवल महासागरों पे ही नहीं पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, तो इसलिए कारण यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, कथन ही सत्य है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखिए, पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है। क्या कह रहा है कि पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होते हैं, यानी कि उनका बाहरी जो क्षेत्र है वो कुंडली नुमा होता है। कारण बता रहा है कि हवा चक्रवात के केंद्र में अवरोहित होती है। ठीक, हवा क्या है, चक्रवात के केंद्र में अवरोहित होती है। तो यहाँ पे देखिए जो धरातली पवनें हैं, ठीक, जो धरातली पवनें हैं, तो यहाँ पे जो आपका कथन दिया है कि पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है। तो पृष्ठीय यानी जो धरातली वायु है ये चक्रवात के केंद्र के ऊपर, आप देखेंगे चक्रवात का जो कुंडलित नुमा इस तरह से दिखाई देता है, तो ये बात सत्य है यहाँ पे। और कारण क्या है, क्योंकि हवा जो होती है, जो पृष्ठीय हवा होती है, धरातली हवा होती है, ये चक्रवात के केंद्र की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि ये जो दिया है, हवा चक्रवात के केंद्र में अवरोहित होती है, यानी प्रवाहित होती है उसकी तरफ, उसका आरोहण वहीं होता है। इसीलिए जो चक्रवात का क्षेत्र होता है ये यहाँ पे केंद्र में निम्न दाब, इसके बाहर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे हाई प्रेशर या उच्च दाब बढ़ता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये रीजन जो है सेटिस्फाई कर रहा है कथन को। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन, तो ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या है, ये बात यहाँ पे सत्य है। ठीक, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित जलवायु और विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, पहले विकल्प देखिए, संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता, पर्वत विज्ञान, ऊर्ध्वाधर हवा गर्जन, मेघ। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जलवायु और उससे संबंधित जो तथ्य हैं इसमें कौन से हैं। इसमें दिया है कि इसमें गर्जन वाले बादलों का विकास किन किन तथ्यों के कारण होता है। जो गरजने वाले बादल होते हैं उनका विकास किस वजह से होता है। ठीक, तो मेघ गर्जन, उच्च ताप एवं उच्च आर्द्रता के कारण ये सब विकसित होते हैं। इसमें जो पवन की गति होती कैसी होती, ऊर्ध्वाधर होती है। इसमें जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय वर्षा इसमें पाई जाती है। तो यदि हम लोग देखें तो उच्च ताप और आर्द्रता रहेगी ही, क्योंकि बादल की बात है। ऊर्ध्वाधर हवा का गर्जन भी रहेगा, तो यहाँ पे गर्जन वाले बादल की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ऊर्ध्वाधर हवा का गर्जना रहता है। कंडेंसेशन संघनन प्रक्रिया होगी, क्योंकि जब वाष्प ही नहीं रहेगा,
जलवाष्प, तो बादल बनने की संभावना ही कम है। और संघनन होगा तो संघनन ये चूँकि ऊर्ध्वाधर जो बादल होते हैं, उच्च बादल होते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे पर्वत हैं, पर्वतों से टकराएं, यहाँ पे वर्षा किए, किस प्रकार की वर्षा हो गई, पर्वतीय वर्षा हो गई। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पर्वत विज्ञान का भी उपयोग होगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो ऑप्शन जो आपका दिया है 1 2 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4, तो इसमें डी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, अल्पकालिक जलवायु संबंधी कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबद्ध है। अल्पकालिक जलवायु संबंधी कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप के में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबद्ध है। ला नीना, धारा प्रवाह की गति, एल नीना और दक्षिणी दोलन, विश्वव्यापी स्तर पर पादप का गृह प्रभाव। ठीक, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह है एल नीनो और दक्षिणी दोलन। एल नीनो और दक्षिणी दोलन भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानसून वर्षा है वो कम होने या उसके क्षीण होने का प्रमुख कारण होता है। ठीक, एल नीनो पेरू के तट से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर 3 डिग्री दक्षिण से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा होती है। कैसी जलधारा है? एल नीनो गर्म जलधारा है। जब यह जलधारा हिंद महासागर में आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के पास जो जल है और स्थल भाग है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के पास जल और स्थल भाग पर क्या होता है, जो प्रेशर है, दाब है, वो कम हो जाता है। इसके बाद जब दाब कम हो जाता है तो इसी वजह से ही मानसून क्या है, कमज़ोर हो जाते हैं। और ला नीना भी एक क्या है, एल नीना तो चला ही, ला नीना इसके साथ एक प्रति विषुवतरेखी धारा होती है, जिसका प्रति सागरी धारा होती है, इसी का अपोजिट होती है, जिसका आविर्भाव उस समय होता है जब एल नीनो का प्रभाव क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो एल नीनो के कारण सामान्य से अधिक वर्षा होती है और भारतीय मानसून भी अधिक सक्रिय हो जाता है। 1998 में ला नीना के अत्यधिक सक्रिय होने के कारण भारत और बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। यानी ला नीना से क्या होगा, वर्षा होगी ज़्यादा, और एल नीना से आपका सूखा पड़ेगा। तो एल नीना और दक्षिणी दोलन से भारतीय उपमहाद्वीप में ये विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबद्ध हैं। अगला है, कौन सा एक लैगून झील नहीं है। यहाँ पे देखिए ये वाला प्रश्न काउंट नहीं किया गया है, इसमें है कि कौन सा लैगून झील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया गया है, इसकी नंबरिंग यहाँ पर नहीं हुई है। अष्टमुडी झील, चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील। तो यहाँ पे देखिए कौन सी लैगून झील नहीं है। अष्टमुडी हो गया, चिल्का हो गई, पुलिकट झील हो गई, ये क्या है, ये लैगून झीलें हैं। जबकि जो आपका पेरियार झील है ये लैगून झील नहीं है, क्योंकि जो लैगून झील है उसका निर्माण तटीय झील या आप कह लें कि रेत या जो क्ले होता है उसके निक्षेपण के द्वारा जो सागरी जल है वहाँ से वो अलगाव स्थिति में आ जाती है। अर्थात कि मान लीजिए ये वाला एरिया हो गया ऐसे, ठीक, ये लैगून झीलें हो गई। जैसे मान लीजिए ये पहले तट रहा है और यहाँ पे पानी आता है, पानी आने के बाद यहाँ मान लीजिए किसी कारण से मिट्टी का जमाव हो गया, तो जो जल यहाँ से आया ये इसी में रह गया, तो ये क्या हो गया, झील का निर्माण हो जाता है। तो इसी को बोला गया है ये लैगून। ठीक, तो यहाँ पे जो पेरियार झील है वो लैगून झील नहीं है, जबकि चिल्का हो गया, अष्टमुडी हो गया, पुलिकट हो गया, ये सभी झीलें हैं। ठीक, राइट। नेक्स्ट आइए, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, यानी सबसे ज़्यादा जो सघन है वो पृथ्वी है। घनत्व के पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। तो यहाँ पे देखिए सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा जो घनत्व है, पृथ्वी का घनत्व
अधिकतम है। घनत्व के अनुसार यदि हम लोग बात करें तो पृथ्वी का 5.52 है, बुध का जो है 5.44 है, शुक्र का 5.24 है, मंगल का 3.9 है, वरुण का 1.6 है, बृहस्पति का 1.34 है, अरुण का 1.19 है, शनि का जो है वो आपका 0.7 है। तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो सघनतम है, सबसे ज़्यादा जो घनत्व है किसका है? पृथ्वी का है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है। वायुमंडल में आर्द्रता की जो मात्रा है या नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है। कारण दे रहा है कि नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध है। तो वायुमंडल में जो आर्द्रता की मात्रा है ये अक्षांश पर निर्भर करती ही है। क्यों? क्योंकि तापमान अक्षांश पर निर्भर करता है एवं आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता भी क्या है? ये तापमान पर निर्भर करती है। समझ में आई बात? यहाँ पे देखिए, वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश पे, तो यानी कि यदि हम लोग देखें तो आर्द्रता हो गया किस पे डिपेंड हो गया? अक्षांश पे, लैटिट्यूड और उसके बाद नमी जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान पे होती है और तापमान किसी अनुसार? अक्षांश के अनुसार बदलता है, टेम्परेचर। तो इसलिए आर्द्रता भी क्या है? टेम्परेचर के अनुसार ही बदलेगी और अक्षांश के अनुसार। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे ये इसका सही कारण भी बता रहा है कि आर्द्रता की मात्रा अक्षांश पर निर्भर करती है, क्योंकि तापमान भी अक्षांश पर निर्भर करता है। इसलिए आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता तापमान पर निर्भर करेगी, अर्थात कि आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता तापमान से संबंधित है। इसी कारण से वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है। तो इसलिए यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा ये आपका राइट हो जाएगा। अगला, शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निरीक्षण किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। अगला दिया है, शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक होती है। शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि कथन समझिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निरीक्षण किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि करते हैं। यदि हम लोग देखें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आप देख लीजिए कितने परसेंटेज एरिया जो है वहाँ पे खेती होती है, तो ये बहुत कम होता है। और यहाँ पे जो मृदा होती है लैटेराइट टाइप की मृदा होती है, ह्यूमस की मात्रा भी यहाँ पे कम होती है, ठीक, क्योंकि जो खनिज होते हैं वो घुल कर पाए जाते हैं। वर्षा यहाँ पे इतना ज़्यादा होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कि वो खनिज जो है घुल के पाए जाएंगे। इसीलिए कथन एक तो आपका गलत हो गया, क्योंकि शीतोष्ण वनों के कंपैरिजन में उष्णकटिबंधीय वनों की बात की है, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। कारण देखिए, शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता अधिक होती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा जो शीतोष्ण वन है इसकी उत्पादकता अधिक होती है। तो ये आपका राइट ही है, ठीक। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो ए रॉन्ग है, आर राइट है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखिए, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से लेके 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। बात सही है। उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता, कारण समझिए, उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण बस भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार की वर्षा देखने को मिलती है? संवहनीय वर्षा देखने को मिलती है। तो ये भी बात यहाँ पे सत्य है। अब देखिए दोनों एक दूसरे का ये कारण बता रहा है कि नहीं बता रहा है। उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट संवहनीय वर्षा अधिकतर दोपहर में होती है। और यही कह रहा है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से लेकर 8 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। तो ये भी बात आपका सत्य है। तो इस हिसाब से ये आपका इसका सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो राइट आंसर
ए हो जाएगा। विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? यानी वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो फैलाव है किस वन क्षेत्र का है? शीतोष्ण शंकुधारी वन का, शीतोष्ण पर्णपाती वन का, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन का, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो वनों का क्षेत्रफल है या विस्तार है वो किसका है? तो इसमें देखिए सर्वाधिक फैलाव की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा किसमें है परसेंटेज? तो शीतोष्ण शंकुधारी वन, इसे ही कोणधारी वन भी कहा जाता है। तो विश्व में कोणधारी वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ठीक, अगला देखिए 11 नंबर पे भूमध्य रेखा के ऊपर, यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई अधिकतम है। भूमध्य रेखा के ऊपर उच्च सूर्यातप और तीव्र संवहनी धाराएं बहती हैं, इसी कारण से भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई अधिकतम है। ये दे रहा है प्रश्न। ठीक, अब समझना है आपको, तो यहाँ पे समझिएगा भूमध्य रेखा के ऊपर उच्च सूर्यातप और तीव्र संवहनी धाराएं बहती हैं। तो ध्रुवों पर और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर जो सौर विकिरण प्राप्त होती है उसकी मात्रा क्या है? अलग अलग है। इस कारण से वायुमंडलीय और महासागरीय परिसंचरण भी उत्पन्न होता है, ये आप जानते हैं। उच्च अक्षांशों में अधिक परावर्तन और अवशोषण भी होता है, क्योंकि सौर विकिरण को यहाँ तक पहुँचने में वायुमंडल की मोटी परत पार करनी होती है, क्योंकि उच्च अक्षांशों की बात हो रही है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई क्या है? अधिकतम नहीं बल्कि ध्रुवों पर अधिकतम होती है। तो इसलिए ये आपका रंग हो गया। भूमध्य रेखा के ऊपर उच्च सूर्यातप और तीव्र संवहनी धाराएं चलती हैं, तो ये भी आपका सत्य है। तो ये आपका गलत हो गया, ये सही है। तो इस आधार पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ पे स्थित है? तो ज्वालामुखी पर्वत जो माउंट सेंट हेलेना है ये आपका यूएसए में पाया जाता है। तो चिली, जापान, फिलीपींस, यूएसए, सेंट हेलेना आपका यूएसए में है। अगला देखिए, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर दिखता है। कारण दे रहा है कि चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये आप लोग बहुत बार प्रश्न ये देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए कि चांद का सदैव क्या होता है? एक ही पार्ट हमको दिखता है पृथ्वी की ओर से, तो ये बात सत्य है। अब कारण को चेक किया जाए, कारण यहाँ पे देखा जाए तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम चंद्रमा का केवल एक ही साइड देख पाते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते समय एक ही साइड को ही यहाँ पे दर्शनी रखता है, यानी दिखता है। तो यह एक चक्कर पूरा करने में वह 27 दिन लगभग लेता है, 27.5 दिन, 23.5 नहीं बल्कि 27.5 दिन लगभग लेता है। तो इतने समय में लेने में वह क्या करता है? अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, और इसी के कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता। प्रश्न ये भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि चंद्रमा का हमें क्यों एक भाग दिखाई देता है? ऑप्शन में बना सकता है कि उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने से या अक्ष के परितः घूमने से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उसका अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने की वजह से। ठीक, तो इस आधार पे ये आपका रंग हो जाएगा, ये राइट है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, सी गलत, आर गलत है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन होना अत्यधिक असंभाव्य है। कारण दे रहा है कि क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। ये भी बात सही है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? भोर का तारा। ठीक, यह चमकीला तारा भी कहते हैं शुक्र को, क्योंकि यहाँ पे CO2 सबसे ज़्यादा है। तो और इसका जो निर्माण हुआ है CO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से हुआ है, इसीलिए यहाँ पे गर्म और मोटे बादलों का भी निर्माण ये करते रहते हैं। तो इस आधार पे कथन सत्य है और सही व्याख्या भी ये कर रहा है। ठीक,
तो जो बादल बनते हैं वहाँ पे वो पूरी तरह से शुक्र को घेरे हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से, इसलिए वहाँ पे शुक्र पर मानव जीवन का संभावना बहुत ही कम है। तो ए और आर दोनों राइट हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला देखिए, उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होते हैं। कारण बता रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियालिस प्रभाव की वजह से होता है। तो ये भी बात सत्य है और इसी कारण से ये भी सत्य है। तो दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करें, कैसे कर रहे हैं। जो कोरियालिस बल होता है, ठीक, कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध के पवन अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध के पवन अपने बाईं ओर क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध के पवन क्या हो जाएंगे, अपने दाहिनी ओर यानी कि दक्षिणावर्त, और दक्षिणी गोलार्ध के पवन प्रतिरूप वामावर्त हो जाएगा। किस कारण से, कोरियालिस बल प्रभाव की वजह से। इसीलिए इसे ही फेरल नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। तो इसीलिए कोरियालिस प्रभाव को फेरल लॉ भी कहा जाता है। ठीक, और भी रीज़न है इसमें। तो जो यहाँ पे दिया गया है इसी को आधार मान के हम लोग कारण यहाँ पे कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 16 प्रश्न यहाँ पे आपको उपलब्ध कराए गए और ये प्रश्न आप देखेंगे काफ़ी अच्छे प्रश्न रहे हैं। कथन कारक टाइप के प्रश्न आपको ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर कन्फ्यूजन भी रहता है। इसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका यही है, सबसे पहले आपको देखना है कि कथन क्या कह रहा है और कारण क्या कह रहा है। क्या कथन जो है की बातें जो सेटिस्फैक्शन इसमें दिया है इसके द्वारा हो रहा है। जैसे यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दाहिनी और दक्षिणी में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है। यही कह रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में जो पवन प्रतिरूप है उसकी दिशाओं का निर्धारण क्या होता है, कोरियालिस बल की वजह से होता है। अब यदि आपको कोरियालिस बल नहीं पता है तब आप इसको नहीं कर पाएंगे। यदि कोरियालिस बल आपको पता है तो जाहिर सी बात आप समझ जाएंगे कि कोरियालिस बल के ही कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा दाहिनी ओर यानी दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त यानी बाईं ओर हो जाती है। क्लियर। तो इसी तरह से आपको ये पूरा सॉल्व करना है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।